हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। हम जानते हैं कि हमारी परीक्षा नज़दीक आ गई है और हम अपनी तैयारी को किस तरह बेहतर बनाएं, उसी के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10 का गद्यांश, जो आपकी परीक्षा में 6 अंकों का पूछा जाएगा। कितने अंकों का पूछा जाएगा? 6 अंकों का पूछा जाएगा। हम गद्यांश को किस प्रकार लिखें और किस प्रकार पहचानें, उसकी व्याख्या किस प्रकार करें, देखते हैं हम किस प्रकार करें। आपको सर्वप्रथम गद्यांश हल करने के लिए आपको किताब में जो खंड होंगे, खंड के लेखक और चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें पता करना होता है गद्यांश किस चैप्टर से आया, इसके लेखक कौन है। देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशा प्राणी है। तब उसकी विडंबना कहाँ अनंत है, उस विडंबना का अंत कहाँ था। हमने पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ पढ़ने में हमें पता चला आपको कीवर्ड्स याद रखने। अभी हमने मित्रता नामक पार्ट पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़े थे? थोड़े कीवर्ड्स पढ़े थे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ पहचान सकते हैं। ममता वाले पार्ट में हम अगर ममता शब्द का जिक्र हो जाए कहीं, तो समझिएगा किस चैप्टर से आया, ममता चैप्टर से आया। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यहाँ क्या लिखा है हमें? यहाँ ममता दिखाई देगा। ममता सोन नदी के तीज गंभीर प्रभाव में देख रही थी। ममता विधवा थी। तो हमने समझा ये किस चैप्टर से आया? ममता नामक चैप्टर से आया है। इसके लेखक की बात करूं तो इसके लेखक के हैं जयशंकर प्रसाद। तो अब ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ में हमें 3 से 4 क्वेश्चन हल करने के लिए देता है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये लिखा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हम लिखते हैं संदर्भ। हेडिंग डालेंगे क्या हम? संदर्भ। आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जितने सुंदर कॉपी पेपर में लिखेंगे, आपको उतने एग्जाम में अच्छे नंबर देगा। बोर्ड परीक्षाओं में आपकी कॉपी ही आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। हम जितनी अच्छी कॉपी लिखेंगे, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो हमने क्या डाली? हेडिंग डाली। संदर्भ में हम वो लिखते हैं, संदर्भ में जो जिस कांड या खंड से आया हो उस खंड का नाम लिखते हैं, उस चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसके लेखक का नाम लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं? लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश में गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। अब हमने पाठ लिख दिया। मैंने जिसको अंडरलाइन किया, आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी आपको ये नीले पेन से लिखना। क्या नीले पेन से लिखना? प्रस्तुत गद्यांश में गद्य खंड के, फिर इतना नीला लिखने के बाद ममता को हम काले पेन से लिखेंगे, फिर लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। हमने ये क्या लिख दिया? संदर्भ लिख दिया। हम जितनी सुंदर कॉपी लिखेंगे, उतनी अच्छी हमें एग्जामिनर देगा। ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसको रब कर देता हूं मैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकन अंश की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। हम व्याख्या कर रहे हैं। अब व्याख्या करने के लिए जो लेखक ने बताया है, उसमें लेखक की पंक्तियों को सम्मिलित करके हम अपने शब्दों में कुछ कहें या लिखें, वही हमें हमारी क्या कहलाती है? व्याख्या कहलाती है।
तो व्याख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या 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 कहा उसने, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए हमें उस लेखक का नाम पता होना चाहिए, लेखक ने उन शब्दों में क्या कहा है, उन शब्दों और पंक्तियों का हमें भावार्थ पता होना चाहिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगर कोई गद्यांश हल करने करेंगे तो हम उस चैप्टर का क्या सारांश पढ़ के आएंगे। सारांश आपके लिए, अगर हम सारांश पढ़ के आएंगे तो हमें गद्यांश हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 6 में 6 नंबर गद्यांश मिलाने हैं तो आप पूरे गद्य खंड के चैप्टरों के क्या पढ़ लेंगे, सारांश पढ़ लेंगे। सारांश पढ़ने से हमें व्याख्या करने में सरलता रहती है। ठीक है, तो व्याख्या कर क्या करेंगे, अब हम व्याख्या करने के लिए जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करेंगे, जिसमें रेखांकित अंश नहीं उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। जैसे आप पढ़ लेते हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीच गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। क्या लेखक ने क्या बताया, जो ममता का यौवन है, तो ममता का यौवन के बारे में तुलना किससे की है, सोन नदी के प्रभाव से की है, यानी उसके बहाव से की है। तो यहाँ लिखते हैं, ये अब व्याख्या करते हैं, लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने अपने शब्दों में बताया है या समझाया है, शब्दों में अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे ऐसा कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो हम कर चुके हैं उनको देखिए और उनसे समझिए हमने किस तरीके की व्याख्या की। मैं आपको बता दूं, अभी हमारा गद्यांश खंड चल रहा है। गद्यांश खंड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय पढ़ लिए हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़े, व्याख्या पढ़ी है। क्या हमने क्या पढ़ी, व्याख्या पढ़ी है। अब दूसरा चैप्टर आया है, तो जो पहला चैप्टर का हमने व्याख्या कर ली मित्रता नामक पाठ की। अब हमने दूसरा चैप्टर क्या लिया, ममता नामक पाठ के लिए। क्या किसके लिए, ममता नामक पाठ के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब हम गद्यांश यानी खत्म कर लेंगे तो हमने एक टॉपिक उठाएंगे, गद्य खंड का ही होगा, जिसमें हम क्या रचनाएं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं पढ़ेंगे। गद्य पद्य की जो कवि और लेखक है उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं करेंगे। रचनाओं का वेटेज बता दूं तो आपके 20 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रचनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप अच्छा हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग क्लब यानी एसआर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए। अब देखते हैं इसको हम क्या किस प्रकार व्याख्या करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी अपने शब्दों में समझाया है कि जो ममता है उसका यौवन सोन नदी के उमाड़ यानी लहरों की तरंगों की तरह के, ये उमाड़ना लेके तो हम लिख ले नदी के बहाव, तीव्र बहाव लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तीव्र बहाव से तुलना की है। जो लेखक हमें पंक्तियों में भावार्थ दे रहा है उसी तरीके से हम इसका भावार्थ लिखते चलेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है, भावार्थ का मतलब है मेरे इसकी व्याख्या करते चले जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। यानी जो लेखक है उसने क्या इन पंक्ति में क्या कहा है, जो ममता है वो उसका यौवन सोन नदी के उमा बहाव के तरीके है, यानी उसका तीव्र विकास हो रहा है सोन नदी के। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उनके मन में वेदना, और जयशंकर प्रसाद जी ने अपने शब्दों में समझाया है कि जो ममता है उसका यौवन सोन नदी के तीव्र बहाव से तुलना की है। जिस प्रकार
सोन नदी अपने पूरे किसमें है? उमाड़ में है। उसी भांति ममता का यौवन है, उमाड़ पे है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी। क्यों कहा इस लेखक ने ऐसी बात? मन में वेदना, क्योंकि ममता, यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ममता बाल विधवा थी। क्या थी? बाल विधवा थी। कौन थी? बाल विधवा थी। उसके मन में वेदना, दुख और मस्तिष्क में अनेक विचार उमड़ रहे थे। और उसके जीवन में एक दुखों का अंबार था। और उसकी आंखों पर आंसू थे। क्या कहा है? जो ममता थी, समझिएगा, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो ममता थी वो एक बाल विधवा थी और उसका यौवन एक सोन नदी की उमाल बहाव की नदी से किया है। जिस प्रकार सोन नदी अपने तीव्र बहाव में थी, तो जो ममता का यौवन है उसकी भांति उसका यौवन क्या कर रहा था? ऊंचाइयों में था। और उसके मन में, और वो विधवा थी। कौन थी? बाल विधवा थी। तो उसके मन में दुख और वेदना थी और मस्तिष्क में कई विचार जाग रहे थे और हमेशा उसकी आंखों में क्या रहता? पानी रहता था। वह सुख के कंटक के शयन में विकल थी। यानी इसको हम रब करते हैं, आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जीवन परिचय जो मैंने व्याख्या कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझ में आ रही है। मैंने जो जीवन परिचय बोला, हमने जो अभी हम व्याख्या कर रहे हैं, आपको मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, क्या लिखा है? अब उसने लिखा है कि वह सुख के कंटक में शयन विकल थी। यानी वह, लिख सकते हैं, लेखक अपने शब्दों में बताया है कि ममता का जीवन कांटों में, कंटक का मतलब होता कांटों में शयन किए, शयन का मतलब सोए हुए, शयन किए हुए व्यक्ति के व्याकुल मन से है। लेखक ने अपने शब्दों में बताया है कि ममता का जीवन कांटों में शयन किए हुए व्यक्ति के व्याकुल मन सा है। ठीक है, अब वो क्या कहती है? वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री की चूड़ामणि की अकेली दूता थे। यानी जो दो रोहतास दुर्गपति के जो मंत्री थे, जिनका नाम चूड़ामणि थे, उनकी एक क्या थी? अकेली पुत्री थी। लिख सकते हैं, ममता रोहतास
दुर्ग पति की एकमात्र पुत्री थी। द्विता की पर्यायवाची क्या है? पुत्री होता है द्विता की पर्यायवाची, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव होता है, यानी उसके कह सकते हैं, यानी उसके जीवन में भौतिक संसाधनों का कोई अभाव नहीं था। कोई अभाव नहीं था। उसका जीवन सुखमय, क्या? उसका जीवन सुखमय था, परंतु विधवा होने के कारण ममता का मन विकल रहता था। विकल का मतलब व्याकुल रहता था। क्या रहता था? विकल रहता था। क्या अब क्या लगा? असंभव था, परंतु वह विधवा थी। क्या थी? ममता क्या एक थी? विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। यानी हिंदू समाज में किस कह सकते हैं? हिंदू विधवा की तुलना संसार के सबसे तुच्छ प्राणी से की गई है। किससे की गई भैया लोग? तुच्छ प्राणी से की गई है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? यानी ममता के दुखों का अंत कहाँ था? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी व्याख्या समझ में आ रही होगी। हम व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिस प्रकार लेखक ने हमें अपने शब्दों में बताया। लेखक के लिए हुई पंक्तियों के साथ साथ हम कुछ अपने शब्द जोड़ देते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी हुई व्याख्या आप लोग समझ रहे होंगे, और आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैं आपको पर डे एक गद्यांश लेके आता हूं, आप इसकी जो मैंने बताया आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, और घर में हो सके तो एक पेज अवश्य लिखिए, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण कभी कभी हम अपने परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा ना करना पड़े तो हम घर में क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने क्या की? संदर्भ की, फिर व्याख्या की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता है। देखते हैं किस प्रकार दे देता है। ये तो हमारी व्याख्या हो गई। क्या हो गई हमारी? ये हमारी व्याख्या हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा। ममता कौन थी? उसकी स्थिति क्या थी? हम बता सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ममता, आपसे क्वेश्चन पूछा ममता कौन थी और उसकी स्थिति क्या थी? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, अब समझेंगे ममता कौन थी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीव्र क्षण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। ममता कौन थी? एक विधवा थी। उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। हमें क्या मिल गया? क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ लिखेंगे ममता
यहाँ भी एक ममता कौन थी, कहाँ चला गया, ये है ममता कौन थी, ममता विधवा थी। हम लिखेंगे ममता, सॉरी, ममता विधवा थी। अब लिखेंगे और वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता यानी पुत्री थी। ये तो होगा उसका जवाब, ममता कौन थी। और उसकी स्थिति क्या थी, उसकी स्थिति वो विधवा थी और उसका जीवन, स्थिति लिख रहे हैं भैया, उसका जीवन हिंदू समाज के या हिंदू विधवा संसार में तुच्छ थी। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे एसआर कोचिंग से जुड़ना ना भूलिए। हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए रोज एक गद्य खंड के व्याख्या सहित और संदर्भ सहित और कुछ क्वेश्चन के साथ गद्यांश लेके आ रहे हैं। हम आपके मैं क्या क्या पढ़ा चुका पिछली, अभी मैंने दोबारा रिपीट की दे रहा हूँ। हमने अभी गद्य खंड में लेखक के जीवन परिचय पढ़े। इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपके लिए गद्यांश की व्याख्या लेके आ रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। हम 6 अंकों की सीरीज ले रहे हैं अभी, क्योंकि 6 अंक इसका ही एक गद्यांश पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे एसआर कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।